हेलो मित्र साथियों। द संकल्प कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को भारत भूगोल में भारत कृषि के बारे में बात करूंगा। ठीक है मेरे साथियों, तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, फिर आगे अपने मित्रों के पास भी क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे। ठीक है मेरे साथी, चलिए आगे आप लोगों से बात करते हैं भारत में कृषि। देखिए मित्र, भारत में जो कृषि का है क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। भारत में कृषि, आपको उम्मीद होगी मित्र, ध्यान दीजिएगा कि भारत में कृषि जो हमारी है वो 55% मानी जाती है। बाकी 45% हमारी कृषि नहीं की जाती, पर कृषि पे हमारी निर्भर नहीं रहती है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मित्र, इसमें क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से इस पॉइंट को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग सभी लोगों से उम्मीद होगी कि आप अच्छे से अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर करेंगे और इस पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से बात करेंगे हम भारत में कृषि। अब देखिए, कह रहे हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पे क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है साथी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 55% कृषि पे क्या करती है, निर्भर करती है। ये रहा एक पॉइंट। जब पूछेगा कि भारत कैसे है, तो भारत आप बताएंगे कि कृषि प्रधान देश है। यहाँ की, क्योंकि यहाँ की 55% क्या करते हैं लोग, कृषि पर, यानी क्या जनसंख्या क्या करते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए, आपको एक पॉइंट आपको यहाँ से समझना है मित्र, कि अब इस पॉइंट को समझिएगा आप लोग। यहाँ पे इस पॉइंट को समझिएगा कि अब देखिए इसमें क्या है मित्र की, 1900 लगभग कह रहे हैं कि 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में कितना परसेंट रहा, 52%। इसको कितना रखेंगे, 52% रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान पे रखिएगा आप लोग कभी भी। कितना परसेंट, तो 52%। ठीक है, आइए, ये रहेगा कितना, 52%। ठीक उसी तरीके से आपको होगा 2019 और 20 में कृषि की भागीदारी जीडीपी, 2020 और 2000 क्या हो गया, और 2019 और 20 में कृषि की भागीदारी जीडीपी कितनी रही, 17.8%। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो जीडीपी हमारी भारत में 2020 और 21 में कृषि की भागीदारी जीडीपी, वह 19 दशमलव कितनी रही, 9% रही। ठीक है साथी, अब यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना के केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में आकलन किया गया। अब इसमें पहला जो दिया गया है वो प्राथमिक क्षेत्र था, दूसरा क्या था, द्वितीय क्षेत्र था, और तीसरा क्या है, तृतीय क्षेत्र है। अब इन तीनों क्षेत्रों को डिवाइड भी किया गया है। देखिए पहले वाले कृषि का क्षेत्र देखिए 55% का डिवाइड है, और यहाँ देखिए 19% इनका है, और ये किसी सेवा के क्षेत्र में क्या है, तृतीय क्षेत्र में मात्र 26% है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे मित्र, तो ये पॉइंट आप लोग समझ लिए होंगे कि राष्ट्रीय आय गणना के केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत को क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, बाकी 45% नहीं करती है। बाकी 19 दशमलव क्या है, सॉरी, 1991 में भारत का जीडीपी कितना रहा, 52 रहा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 52%। 2019 और 20 में कितना रहा, 2019 और 20 में 17 दशमलव, और 2021 में क्या रहा, 19 दशमलव 9। कृषि के कितने क्षेत्र, तो 3 क्षेत्रों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया अर्थव्यवस्था का। अब इन चीजों को ध्यान पे रखते हुए काम करना है मित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस पॉइंट को देखते हैं, आगे हम पॉइंट को समझेंगे। अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, देखिए अब जो कह रहा है मित्र, अब इसको समझना है अच्छे से। कह रहा है कि भारत में जो कृषि है, 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है,
तो 55% मानसून पर निर्भर करती है। यानी जो भी हमारे भारत में कृषि की जाती है उसमें 55% ऐसी कृषि हैं जो कि मानसूनी व्यवस्था पर निर्भर करती है। बरसात आएगी तो हमारा फसल होगा, बरसात होगी तो बुआई होगी, जैसी भी होगा उन लोगों का क्या है 55% हमारी कृषि क्या होती है बरसात पे यानी मानसून पे निर्भर रहती है। लगभग 45% क्षेत्र क्या होता है संचित होता है, यानी 45% भागों में क्या होता है वहाँ पे हमारे जल उल की व्यवस्था रहती है, जैसे ट्यूबवेल हो गया और भी सरकारी व्यवस्थाएं जो भी मिलती हैं इन तरीकों की व्यवस्था जो संचित यानी पटाया जा सकता है, फुहेड़ दे सकते हैं, कैसे भी फसल को उगाया जा सकता है जो मानसून पर निर्भर नहीं रहते हैं। अब देखिए भारतीय किसान के बारे में, तो भारतीय किसान क्या है यानी 60 से 65% खाद्यान्नी फसलें उगाता है। खाद्यान्नी फसल जो खाने वाली योग्य जैसे गेहूं और क्या होता है चावल, ये खाद्यान्नी फसल में आ गए। 35 से 40% वाणिज्य फसल उगाता है। वाणिज्य फसल उगाते हैं जिसमें कपास, जूट और भी इसमें रहता है, इसको हम वाणिज्य फसल पे रखते हैं। तो खाद्यान्नी फसल कितना होता है तो 60 से 65%, और यहाँ वाणिज्य फसल क्या होती है तो 35 से कितना 40%। और वाणिज्य फसल क्या होती है तो जिसमें कपास, जूट आते हैं, और खाद्यान्नी फसल में क्या होते हैं गेहूं और चावल आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट को देखते हुए। ठीक है, आगे बढ़े तीसरे पॉइंट पे देखा जाए, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है मित्र, भारत में कुल क्षेत्र का, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भारत में कुल क्षेत्र का 51% देखिए क्या होता है 51% कृषि होता है। जितना भी भारत का भूमि है उस पे 51% क्या होता है कृषि होती है, बाकी 21% पे हमारा क्या पाया जाता है वन पाया जाता है। ठीक है, और 24% क्या है बंजर होते हैं, यानी बंजर यानी वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वो ऐसे ही वहाँ उपजाऊ मिट्टी या कुछ नहीं है। 4% पे चरगाह यानी पशुओं के लिए चारा उपस्थित उगाए जाते हैं, जब पशुओं के लिए चरने की व्यवस्था वहाँ पे है। तो ये चीज़ें रही हैं, देखिए कृषि का क्षेत्र रहा, यहाँ पे वनों का क्षेत्र, यहाँ पे पेड़ ओड़ मिलते हैं, और ये क्या है बंजर यानी क्या है बंजर यानी उपजाऊ मिट्टी नहीं है, और ये क्या है चरगाह का क्षेत्र है। तो टोटल आप समझ गए होंगे भारत में कुल क्षेत्रफल का 51% पे कृषि होता है, 21% पे वन पाया जाता है, और 24% पे बंजर, और 4% पे चारागाह पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम मित्र। ठीक इसी तरीके से अगले पॉइंट को हम समझेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 4 नंबर पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट आपको समझना है मित्र। अब ये कह रहा है कि भारत की कृषि जलवायु क्षेत्र, अब देखिए भारत की जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, कह रहा है कि हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। ठीक है, कोई भी पौधा होगा एक विशिष्ट जलवायु में, जैसे पेड़ पौधे भी होते हैं जमीन में अपने शोषण करते हैं, वहां से अपना विकास करते हैं। गेहूं की एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, अन्य इसे सर्दी की ऋतुओं में उगाया जाता है। यानी गेहूं जो होता है देखिए, जैसे गेहूं की अभी फसल हो रही है, जैसे हम लोगों की गेहूं की जो फसल होती है वो शीत ऋतुओं में उगाया जाता है, क्योंकि वो शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा माना जाता है। धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसमें गर्मी के मानसून में समय उगाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय यानी धान का जो पौधा है मित्र, ये देखिए धान का जो पौधा है उष्णकटिबंधीय है, जबकि साथ ही साथ गेहूं का जो पौधा है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। इसको ध्यान पे रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बता सकते हैं। अब देखिए अतः गर्मी के मानसूनों के समय उगाया जाता है, ये गर्मी के समय मानसूनों को उगाया जाता है। अब कह रहा है कि जलवायु के आधार पर, देखिए क्या कर रहा है, जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। कितने क्षेत्रों में, 15 क्षेत्रों में। अब इसमें पहली वाली बात क्या होगी, तो इसमें कृषि कह रहे हैं कि पश्चिमी हिमालय भाग क्या होता है, माने जो भी हमारे कृषि का क्षेत्र है उसमें भारत में कितने भागों में योजना आयोग के द्वारा बांटा गया है तो 15 भागों में, कि इस योजना के तहत इनको मिलेगा, इस योजना के तहत इनको लाभ मिलेगा, इस योजना के तहत इनको लाभ मिलेगा। उसी तरीके से पश्चिमी हिमालय भाग में पहला हो गया, दूसरा पूर्वी हिमालय भाग में, तीसरा क्या हो गया निचला गंगे और ये मध्य गंगे मैदानी और उच्च यहाँ पे मैदानी हो गए। देखिएगा ध्यान से,
आगे की स्टेप में यहाँ पे समझिएगा, यानी अब पांचवा हो गया। छठवा देखिए यहाँ पे ये गंगे पार मैदानी क्षेत्र होता है, और 7 नंबर पर पूर्वी पठारी पर्वतीय क्षेत्र होता है, और ये 8 नंबर पर केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है। पश्चिमी पठार का पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पठार का पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र का, और 12वां क्या है, पश्चिमी तटीय मैदानी का और पर्वतीय क्षेत्र होता है, गुजरात के मैदानी क्षेत्रों का, और यहाँ 15 पश्चिमी मैदानी का पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। यानी ये रहा आपकी 15 चीजें, 15 आपके ये भाग हो गए। अब इन चीजों को आपको समझना होगा मित्र, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, जो भी क्वेश्चन बनता है यहीं से बनता है कि जलवायु के आधार पर योजना में भारत में कुल कितनी भागों में विभाजित किया गया कृषि जलवायु को। तो आप बताइएगा सीधे सीधे कितना मित्र, 15 बताइएगा, कुछ भी आपको करना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये पॉइंट आप समझ गए। आइए अगले वाली पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। चलिए अब देखेंगे मित्र हम लोग ध्यान से कृषि। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भारत की कृषि के समक्ष कुल समस्या। देखिए कुल समस्या, क्या समस्या आती हैं, कैसे होता है, तो देखिए मानसून के अत्यधिक निर्भरता। हमारी जो भी भारत में, मैंने बताया ना कि आप वो कृषि का जो निर्भर है वो 55% हमारी मानसून पर निर्भर करती हैं, जो पीछे आपको पॉइंट में हम दिए हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। मानसून की अत्यधिक निर्भरता। अब मानसून की अत्यधिक निर्भरता होती है, तो देखिए मानसून की अत्यधिक निर्भरता होती है क्योंकि भारतीय कृषि को मानसून में जुआ कहा जाता है। अभी देखिए कभी भी जुआ इसलिए कहा जाता है कि बरसात होगी तो बुआई होगी, नहीं होगी तो धान की बुआई नहीं हो पाती है, ऐसे सूखा रह जाता है। ठीक है, पिछले हम लोग 2 सालों से ये चीज़ों को देख रहे हैं। कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना है। जैसे भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित है और पुराने तरीके से कृषि करता है, ये भी बात सही है। यहाँ पे इन चीज़ों को समस्या आती है कि हमारे भारतीय जो किसान है उसमें से कुछ किसान अशिक्षित है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ कैसे नए तरीकों से उपजाऊ करने की नियमें नहीं मालूम है, उनको पुराने नियमों से ही करना है। कृषि जोतों का छोटा आकार होता है, कृषि जोतों का छोटा आकार है, तो भारत में 2/3 किसान के पास हेक्टेयर में भी कम जमीन है। बात ये भी सही है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत हैं, और बहुत ऐसे किसान हैं जिनको टुकड़े टुकड़े में खेत है, तो उनको अगर चाहिए भी तो उनको नहीं हो पाता है। बीज की निम्न गुणवत्ता, जो अच्छे रिसर्च जो बीज होते हैं वो हमारे भारत में बहुत बहुत पूर्वी इलाकों में कम ही आ पाते हैं। भारत की कृषि रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है। यहाँ पे निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिस प्रकार की पैदावार बहुत कम होती है। ठीक है, ये भी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मित्र, ये भी समझ सकते हैं। और कृषि में कभी भी 5 समस्याएं आती है, देखिए यही 5 समस्या हमेशा के लिए रखती है। भंडार की पर्याप्त सुविधा, यानी भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भारत के बहुत सारे अनाज क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है, जिस सड़ जाने की वजह से कुछ हमारे यहाँ क्या होती है, खराबी हो जाती है, और खराब हो जाने के कारण सड़ता है तो खराब होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नुकसान, यहाँ पे बीजों का क्या होता है, यानी अनाजों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र। अब देखिए इसी पॉइंट को हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पॉइंट देखिए, अब कह रहा है कि कृषि अब देखिए ऋतुओं के आधार पे फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है मित्र, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रख लीजिएगा। ऋतुओं के आधार पे देखिएगा मित्र, ऋतुओं के आधार पे इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ऋतुओं के आधार पे फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पे फसलों का वर्गीकरण 3 चीज़ों में, एक तो होती है रबी की फसल, और एक होती है खरीफ की फसल, और एक होती है जायद की फसल। 3 फसलें मानी जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब देखिए मित्र, यहाँ पे क्या होता है, रबी की जो फसल होती है इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में शुरू की जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में कटाई हो जाती है। यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है मित्र कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में क्या होती है, कटाई की जाती है। ठीक है, रबी की फसल शीत ऋतु की फसल है। रबी की फसल किस प्रकार की फसल है, तो शीत ऋतु की क्या है, फसल है। इस बात को आप लोग ध्यान पे रखिएगा। रबी की फसल किस प्रकार की फसल है, तो शीत ऋतु की क्या है, फसल है। अब देखिए यहाँ पे शीत ऋतु, रबी की फसल, 2 चीजें पॉइंट याद रखिएगा। और ये तीसरा पॉइंट, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है, और यह शीत ऋतु की क्या है,
फसल है। जैसे इसमें गेहूँ होता है, जौ होता है, सरसों बोया जाता है, चना होता है, मटर होता है, आलू होता है, ठीक है? और तीसी भी इसी में आता है, तिलहन भी, ठीक है, ठीक है? इसी में आपको देखना है। अब यहाँ खरीफ की फसल जो होती है जून-जुलाई में बुआई होती है, कटाई नवंबर-दिसंबर में। इसे हम मानसूनी मुख्य रूप से मानसूनी ऋतु की फसल कही जाती है। मानसूनी रूप से यानी इसको हम मानसून के मौसम, जैसे सबसे ज़्यादा बरसात होता है, जैसे धान हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, उड़द हो गया। ये सभी क्या है, ये मानसूनी ऋतु के क्या है, फसल है। ठीक उसी तरह आगे आप लोगों के जायद की फसल आती है। तो जायद की फसल कभी भी मार्च में बुआई की जाती है, कटाई आपकी कहाँ की जाती है, जून में की जाती है। और जायद की फसल में देखिएगा, जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है। जैसे तरबूज देखे हैं, खरबूजा देखे हैं, ककड़ी देखे हैं, खीरा देखे हैं। ये सब चीज़ें इन दोनों के मध्य में मौसम में की जाती हैं, इन दोनों के मध्य भागों में की जाती हैं, ठीक है? जिसकी बुआई मार्च से जून तक में काम खत्म हो जाता है। ये गर्मी के मौसम होता है, उसी समय ये क्या होता है, ये उगाई जाती हैं, ठीक है? चलिए, तो इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र, ऋतुओं के आधार पे यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। चलिए 7 नंबर की बात करेंगे हम, कृषि के प्रकार मित्र देखेंगे। कृषि के प्रकार को समझिएगा। अब देखिए, कह रहा है कि फसल चक्र, कृषि के प्रकार, पहली बात यहाँ पे कृषि के प्रकार। अब कह रहा है कि फसल चक्र में कह रहा है कि भूमि के किसी भी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। ये पॉइंट यहाँ पे बनता है। फसल चक्र क्या होता है, योजनाबद्ध करना, बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ती है। अलग अलग फसलों को उगाते हैं तो उससे मिट्टी की क्या होती है, ऊर्जा और बढ़ती है। और एक ही चीज़ें एक ही खेत में हमेशा बार बार एक ही मिट्टी पे बोएंगे तो वो चीज़ें फसलें क्या, वहाँ की मिट्टी क्या होती है, उर्वरक शक्ति उसकी कम होती है। अनुबंधन कृषि क्या होता है, इसके बारे में देखें। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने के लिए ऐसी प्रक्रिया जिससे किसानों को कॉन्ट्रैक्ट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट किसान की जमीन का प्रयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर उसके अनुसार खेत करने के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पे अनुबंधन कृषि, अब इस पॉइंट को देख लीजिएगा, यहाँ पे साइन होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और कॉन्ट्रैक्ट किसान की जमीनों के उपयोग फसल में पूर्व निर्धारित कीमती अनुसार खेती के लिए कराया जाता है। यानी जो भी होता है यहाँ पे उसके अनुसार से यहाँ पे योजना बना के आपको जो भी लाभ मिलना होता है तो उसको दिया जाता है ताकि खेतों में किसान अच्छे से काम कर सके। यहाँ पे कार्बनिक कृषि, कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों और कीटनाशकों में की जाती है। उसे जिस प्रकार सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, जैसे गोबर की खाद हो गई और भी जैविक खादें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कीटनाशक वस्तुओं का यूज ना किया जाता है। इसे उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक कृषि कहते हैं। यहाँ पे कोई इस तरीके की यहाँ पे खाद उद की व्यवस्था नहीं की जाती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं सभी लोग मित्र। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले पेज पे। देखिए, एक होती है झूम की खेती। अब इस पॉइंट को समझिएगा, झूम की कृषि। अब इसमें क्या होता है, अब इस पॉइंट को देखिएगा, झूम कृषि। यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। इसे किसमें, यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। किसमें की जाती है, पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। जिससे पेड़ पौधे काट दिया जाता है और वहाँ की कृषि की जाती है। मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, तब उसमें आगे आगे पेड़ पौधे को काट कर उस कृषि की जाती है। इसलिए कृषि को स्थानांतरित कृषि भी और चाहे झूम की कृषि भी कहते हैं। सीढ़ीनुमा कृषि। अब सीढ़ीनुमा खेती पर्वतीय और पहाड़ी प्रदेशों में ढलवा कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार में छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं जो मृदा अपरदन की और बारिश में पानी बहने
से रोकने की सहायता होती है, इसे सीढ़ीनुमा कृषि कहते हैं। जहाँ पे सीढ़ीनुमा कृषि ऐसे होती है जहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ नमक का उत्पादन भी किया जाता है सीढ़ीनुमा सीढ़ी द्वारा बना के ही। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का मित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट को देख के। चलिए अगली पॉइंट, इस कृषि के जो भी प्रकार हैं हमने समझ लिया। ठीक है, इसको एक बार शॉर्ट स्कैन करके कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं मित्र, 8 नंबर के बाद 9। अब इसमें क्या कह रहा है मित्र, इसमें ये बात हो रही है कि विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। अब देखिए पहली हमारी क्या होती है, हरित क्रांति। हरित क्रांति हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था में ही स्वयं जानते हैं। हरित क्रांति कृषि उत्पादन बढ़ावा के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत यह अनाज उगाने के प्रयुक्त प्रबंधीय बीजों को स्थान स्थान पर उन्नति किस्म की बीजों का प्रयोग का बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये 1965 में यूएसए और मैक्सिको द्वारा। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरनलाग को माना जाता है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। हर भारतीय हरित क्रांति, इस पॉइंट को देखिए, हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और किस पे है, चावल के कृषि को पर पड़ा। किस पे पड़ा, अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा। हरित क्रांति के बाद ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का और उत्पादन 3 गुना बढ़ गया और गेहूं का उत्पादन कितने गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया। ये बात अगर बीज उपयोगिता में आई तो निश्चित है कि उनका उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे पहले हम लोगों के खेतों में लगभग 1 बीघा 1 हेक्टेयर में लगभग 2 कुंटल 5 कुंटल ऐसे गेहूँ पहले होती थी, तो वो क्या चीज़ थी, रासायनिक कार्बनिक खादें थी। लेकिन अब उसमें रासायनिक खादें जैसे यहाँ पे कीटनाशक जो भी हमारी खादें की उसमें बढ़ोतरी मिली, तो हमारे क्या हो गए, उत्पादन भी और क्या हो गए, बढ़ने लगे। तो ये रहा हमारा कृषि का क्या चीज़, प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। ये रहा, तो यहाँ पे हरित क्रांति का जनक, ये बार बार पूछा जाता है, हरित क्रांति का जनक किसके हैं, एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई, तो 1966 से 67 में। और हरित क्रांति के गेहूं और चावल की क्या हुई, कृषि बढ़ा और चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ा, और जबकि गेहूं का उत्पादन कितना गुना, 3 गुना बढ़ा। और 1965 में यूएसए और मैक्सिको का, ये ध्यान रखिएगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था। ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान पे रखिएगा मित्र। आइए अब देखिए, अब इसमें कुछ योजना, कुछ हमारे हमारे भारत में क्रांतियाँ भी आई, जिससे हमें क्या हुआ, उन चीज़ों का बचाव हुआ और उनकी बढ़ोतरी भी मिली। जैसे आप लोग देखते हैं हरित क्रांति खाद्यान्न यानी गेहूं चावल के बारे में खाद्यान्न की हुआ। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए माना जाता है, पीली क्रांति का क्षेत्र हमें तिलहन के लिए माना जाता है, जिसमें तेल और भूरी क्रांति किसके लिए माना जाता है, उर्वरक उत्पादन के लिए। किसके लिए, उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति किसके लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए यानी मछली उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए किया जाता है। गुलाबी क्रांति किसके लिए, तो झींगा उत्पादन के लिए, याद रखिए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। सुनामी क्रांति किसके लिए, फसल के लिए। रजत क्रांति किसके लिए, अंडा के लिए। काली क्रांति के लिए, पेट्रोल के लिए, तेल के लिए। गोल्ड क्रांति किसके लिए, आलू के लिए। तो ये पॉइंट आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से रिपीट कर लीजिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। पहले तो हरित क्रांति, दूसरी चीज़ है नीली क्रांति, यहाँ पे क्या हो, गुलाबी क्रांति, और यहाँ पे गोल्ड क्रांति, और साथ ही साथ एक और आता है श्वेत क्रांति, ये और पीली क्रांति। ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है मित्र, इस बात को ध्यान दीजिए। अब देखिए इंद्रधनुषी क्रांति, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी और धूसर आदि अन्य सभी क्रांतियों के साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान पे रख लीजिएगा मित्र, और इसको देख लेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ भी लीजिएगा। ठीक है, तो यानी इंद्रधनुष क्रांति, ये ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इसमें हरित क्रांति, पीली क्रांति, और यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग हमेशा रखिएगा। ठीक है, भूरी क्रांति। अब ये चीज़ें आपके पास रहेंगी। ठीक है, आप लोग इसे आप कॉपी भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, भारत की प्रमुख फसलें।
अब देखिए, भारत की जो हमारी प्रमुख फसलें हम उसके बारे में बात करेंगे। भारत की प्रमुख फसलें, भारत की क्या हैं प्रमुख फसलें। अब कह रहे हैं कि चावल, चावल कह रहे हैं कि चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। विश्व में 21.7% चावल उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ करता है, पश्चिम बंगाल। अब विश्व में कौन करता है, तो चीन करता है। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य, तो पश्चिम बंगाल करता है। और यहाँ में चीन, विश्व में हमारा कौन करता है, चीन करता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, कटक में बनाया गया है। अब देखिए गेहूं के बारे में, विश्व में गेहूं उत्पादन चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। चीन के बाद क्या है, भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में भारत विश्व के लगभग 12% गेहूं उत्पादन करता है, जबकि भारत के सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य करता है। विश्व में हमारा पहला स्थान किसका है, चीन का है। यदि प्रति हेक्टेयर पंजाब में, पंजाब का स्थान क्या है, प्रथम है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान, यानी 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन करने का किसके पास, पंजाब का है। लेकिन पंजाब का यहाँ पे मैदानी क्षेत्रफल यानी खेत का क्षेत्रफल क्या है, कम है। इसलिए भारत का क्षेत्रफल, मैदानी क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा है। इसलिए उत्तर प्रदेश का यहाँ भारत में पहला स्थान है। और जबकि पंजाब प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है। इसलिए वहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार इसे भी बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा मित्र, ठीक है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं मित्र। अब यहाँ पे अगले टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। अब अगला ये कह रहा है कि भारत की प्रमुख फसलें, और भारत की प्रमुख फसलें जो होती हैं, पहले हमारे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश पहला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान गेहूं में, गन्ना में और आलू में और मसूर में है। ये देखिए, राजस्थान का पहला स्थान बाजरा और सरसों का है। भारत में प्रमुख फसलें, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ना, आलू और क्या है, मसूर में उत्तर प्रदेश का स्थान है। राजस्थान का पहला स्थान बाजरा और सरसों में है। जबकि यहाँ पे देखिए रबड़, अब रबड़ की बात आ गई तो रबड़ हमारे सबसे ज़्यादा पहले कहाँ, सबसे ज़्यादा थाईलैंड में, और दूसरे नंबर पे भारत में हमारे कहाँ के, केरल में। गन्ना ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, और जबकि गन्ना हमारे भारत के किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। चाय की क्या है, तो चाय में हमारे सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या है, चीन है, और भारत का कौन है, असम है। सोयाबीन में किसका है, अमेरिका का है। जबकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किसका माना जाता है, मध्य प्रदेश में। काफ़ी क्या है, तो यहाँ ब्राज़ील में, दूसरे नंबर हमारे भारत के कर्नाटक में। और दाल की बात करेंगे तो भारत का सबसे ज़्यादा है, और भारत में सबसे ज़्यादा किस में है, तो मध्य प्रदेश में है। किस में है, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश में। तो ये रहा आज का सेशन मित्र। तो आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे मेरे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, ठीक है मेरे साथियों। तो